हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के सेकंड वीडियो को लेकर के आए हैं बेटा। सेकंड वीडियो ये आपका है, राइट। सेकंड वीडियो, इसके पीछे वाला वीडियो भी मैं आपको बताया था कि प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या हो सकती है। आपको याद हो ना, यहाँ से निकाला था। आर और एल में सीधा संबंध है, इसको समीकरण फर्स्ट माना था। और आर और ए में उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन है। इसको मिला दिया गया था तो इस प्रकार से मिला था एल बटा ए, और यहाँ से ए चीज़ को समानुपाती का साइन जब हटा था तो ये चीज़ आया था। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या निकल सकता है, आर ए बटा एल। और रो क्या होता है बताना, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। एक चीज़ और यहाँ पर सीखेंगे कि ये जो प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता आज की प्रोग्राम आगे का रहेगा। इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं किया था। न्यूमेरिकल में किया था, इसके बेसिस पे देख सकते हैं, यही न्यूमेरिकल था ना। इस न्यूमेरिकल को मैंने आपको किया था और इस न्यूमेरिकल को आपको मैं हॉलिडेज पर के लिए दिया था कि लॉन्ग में आप लोग बना करके देखना। ऐसे में आप लोग को एक ट्रिक बता दिया है कि अगर आपको कोई कंडक्टर दे दिया जाए और उसका एक रेसिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे ये पूछे कि कंडक्टर की लंबाई को हम खींच करके दुगना कर दिए हैं तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू इनिशियल रेसिस्टेंस। पहले वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आपको निकल जाएगा नया वाला, राइट। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं सो देखिए, ध्यान देना। depends of resistivity of on temperature मतलब ताप पर प्रतिरोधकता की निर्भरता या निर्भर। ये जो प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता जो होती है मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर की अगर आप लेंथ को चेंज कर दें, लेंथ अगर मान लेते कि इसका इनिशियली लेंथ एल है, राइट, और आप उसको क्या करोगे, लेंथ को डबल कर दोगे। तो लेंथ को जब डबल कर देते हो तो क्या इसमें चेंजेस मिलता है, बताओ। चेंजेस इसमें क्या मिलेगा, लेंथ को डबल कर देने से जैसे ही आप लेंथ को डबल करेंगे, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल शुरू में ए था वो अब a/2 हो जाएगा। कुछ क्लियर है, a/2 हो जाएगा। और रेसिस्टेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका पहले वाला रेसिस्टेंस का 4 गुना। पहले वाला रेसिस्टेंस का कितना गुना, 4 गुना। ये बात आपको मैं बताया था। और लेकिन यार एक चीज़ है, जो रेसिस्टिविटी होता है वो चेंज नहीं होता है। मैं बताया था रेसिस्टिविटी जो होता है वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है ऑफ कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी होता है जो कंडक्टर को कुछ भी कर लो, लेंथ को इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, उससे रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। एक मैं इक्वेशन दे दूँ, रो थीटा बराबर रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। इस इक्वेशन को आप याद कर लेंगे। यही वह इक्वेशन है जो बताता है कि रेसिस्टिविटी जो होता है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो थीटा क्या होता है बेटा, देखना, थीटा डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी, और ये रो 0, ये रो थीटा का मतलब ये हुआ, और रो 0 का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टिविटी है, ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा को बोला जाता है प्रतिरोधकता, ध्यान देना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ध्यान दोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है अल्फ़ा का, वो होता है K−1, मतलब केल्विन इनवर्स 1। टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट, केल्विन।
केल्विन, और केल्विन का जो इन्वर्स होता है वह इसका होता है यूनिट अल्फा का, आई मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का। देखो कहने का तात्पर्य है, जो मैं आपको बता देता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ आपको एक बात। सिल्वर का नाम सुने बेटा, सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है। इसका रेसिस्टिविटी आप याद कर लोगे 1.51 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर इसका रेसिस्टिविटी होता है। इसका रेसिस्टिविटी होता है कितना? 1.51, ये होता है बेटा इसका रेसिस्टिविटी, मतलब रो। सिल्वर का रेसिस्टिविटी आप नोट बनाते चलोगे खुद अपने से, तो रो का सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी होती है, आई मीन प्रतिरोधकता 1.51 इंटू 10 के पावर -8। अब अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर में ये तो गुडेस्ट नहीं कह सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर नहीं कह सकते हैं। बेस्ट में तो आ जाएगा आपका कौन? सिल्वर, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो कंडक्टर है, सबसे अच्छा जो चालक है वो आपका चांदी है। आगे की अगर मैं बात बताऊं, कॉपर की अगर बात बता दूं तो 1.56 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर इसका रेसिस्टिविटी होता है, कॉपर का रेसिस्टिविटी। तो कॉपर का रेसिस्टिविटी तो सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा है बेटा, ये ज़्यादा हो गया कंपैरिजन में, कॉपर का ज़्यादा, तो इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो गया। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी और ज़्यादा हो जाता है, 2.45 हो जाता है इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, तो कुछ को रिमेंबर कर लो, याद कर लो, ये रेसिस्टिविटी की बात है। तो रेसिस्टिविटी जितने कम है वो अच्छा कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी अगर कम होती है, जैसे देखो अगर रेसिस्टिविटी कम होती है, जैसे रेसिस्टिविटी कम होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा ना, ये दोनों में सीधा रिलेशन है ना। रेसिस्टिविटी जितना कम है वो कंडक्टर अच्छा है बेटा, तो जो रेसिस्टिविटी जिसका कम उसका रेसिस्टेंस कम है, और जिसका रेसिस्टेंस कम है ओम के नियम से चलो V बराबर IR होता है। तो रेसिस्टिविटी कम, रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस कम तो क्या होगा? रेसिस्टेंस कम होगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ध्यान देना, V/I बराबर R, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो रेसिस्टिविटी जिसका कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उससे ज़्यादा जो है करंट फ्लो करेगा। तो बहुत अच्छी बात है ना, रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम कुछ इंसुलेटर की अगर बात करूं, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? ये तो आपका मेटल्स की बात किया, कुछ मेटल मैंने उठा लिया और कुछ इंसुलेटर को उठा लिया। इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत रोधी। जैसे आपको रबड़ की बात करें तो रबड़ का रेसिस्टिविटी जानते हैं कितना होता है? 1 इंटू 10 के पावर 16 ओम मीटर इसका रेसिस्टिविटी है। देखो कितना बड़ा रेसिस्टिविटी है, इसीलिए तो रबड़ जो होता है ना कुचालक होता है इंसुलेटर, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। अब रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, अब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट तो समझ रहे ना, ना जाएगा, ना के बराबर जाएगा यार, ये हो गया। अब कांच भी देखो, कांच भी होता है, तो कांच का जो होगा 2 इंटू 10 के पावर 11 ओम मीटर। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड भी आपका जो होता है इंसुलेटर होता है, इसका होता है 5 इंटू 10 के पावर 12 ओम मीटर रेसिस्टिविटी। तो ये होता है रेसिस्टिविटी। और ऊपर में ध्यान से देखना, ये जो रेसिस्टिविटी होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सब को अगर आप गर्म कर दें, हॉट कर दें ना, इन सभी को गर्म कर दें तो इसका रेसिस्टिविटी इतना से चेंज हो जाएगा, रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, इन सबका रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, याद रखना। ये बात आपको समझ के चलना है, बस इतना मैं आपको बात बताया, याद रखना इस चीज़। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको डिस्कस करना, ध्यान रखना। ये बातों को आप लोग लिखते चलेंगे और एक अच्छा सा नोट बनाएंगे, राइट, ध्यान में, बहुत अच्छा सा नोट बनाएंगे। कुछ जो है मैं आपको एलॉयज़ के बारे में बताता हूँ। एलॉयज़ का मतलब होता है मिश्र धातु। एलॉयज़ का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। कुछ मिश्र धातु जो है ध्यान दें, कांस्टेंटाइन एक होता है मिश्र धातु। इसमें दो चीज़ होता है, दो चीज़ का मिश्रण होता है। अगर मैं आपको बता दूं तो कॉपर और निकेल का मिश्रण होता है। कॉपर और निकेल को मिला देने से कांस्टेंटाइन जैसे मिश्र धातु प्राप्त होता है। इसमें 60% जो होता है ना वो आपका कॉपर होता है, बाकी जो 40% है वो निकेल होता है। ये आपको रिमेंबर करना है कांस्टेंटाइन की। और एक मैंगनीन होता है, मैंगनीन ये होता है। इसमें जो होता है ध्यान से देखना, इसमें अगर देखा जाए तो 3 मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। 3 मेटल्स इसमें होते हैं, कॉपर होते हैं, जिंक होता है और एक आपको मैं बता दूं निकेल होता है।
ये तीन चीज़ को अगर आप कॉम्बाइन कर दोगे, मिला दोगे ना, तो ये आपको बन जाएगा मैग्नीज। 84% होता है आपका। जिंक जो होता है आपका जिंक नहीं होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीज Mn वो होता है 12%। और बाकी जो बचा आपको ये हो जाएगा 4%। ये आप याद रखो। इस दोनों को मैंने इसलिए यूज़ किया, कांस्टेंटाइन और मैग्नीन को इसलिए यूज़ किया ना। एलवाइस तो और भी है, एक और याद रखो, नाइक्रोम। एक चीज़ इसको भी याद रखो, नाइक्रोम में देखो क्या क्या है, निकेल है, क्रोमियम है, और मैं बता दूं आपको मैग्नीज है, और इसमें आयरन भी है। निकेल कितना परसेंट है बेटा? 60% इसमें निकेल होता है। क्रोमियम 12% होता है। आयरन 26% होता है। याद करने का टेक्निक है कि आयरन का तो एटॉमिक नंबर भी 26 होती है ना, और बाकी जो बचा हुआ 2% है मैग्नीज। इस सब चीज़ को आप रिमेंबर करोगे, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट्स, आपको ये करना ही होगा। तो याद रखना, ये सब जो मैं बताया ना, ये सब आपका एलवाइस है, लेकिन ये दो स्पेशल एलवाइस है। क्यों? ये दोनों जो एलवाइस है ना स्पेशल है, क्योंकि इसका जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मतलब होता है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। इसका जो अल्फ़ा होता है नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर इसका अल्फ़ा होता है। अगर मैं अल्फ़ा बताने का काम करूं तो इसका जो अल्फ़ा होगा 4.8 × 10⁻³ इसका होता है K−1। इसका 4.8 × 10⁻³ K−1 प्रतिरोधकता ताप गुणांक बता रहा हूँ बेटा, किसका? कांस्टेंटाइन के लिए। और अगर मैग्नीन की बात करूँ ना, तो मैग्नीन का जो होता है 1 × 10⁻⁵ K−1। तो बहुत छोटा वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें। अल्फ़ा न के बराबर है। तो जानते हैं होता क्या है? पहला बात तो ये सब एलवाइस है, ये दोनों एलवाइस है। उसके बाद इसका जो अल्फ़ा जो है, आई मीन प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में यही खास बात है, अल्फ़ा नगण्य होने की वजह से इसका यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड रेसिस्टर बनाने में। स्टैंडर्ड रेसिस्टर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड रेसिस्टर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। प्रामाणिक प्रतिरोधक बनाने में। कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रामाणिक प्रतिरोधक बनाने में किस धातु या किस मिश्र धातु का यूज़ किया जाता है? तो प्रामाणिक प्रतिरोधक बनाने में आप कांस्टेंटाइन और मैग्नीन का यूज़ करते हो, क्योंकि इसका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है, आई मीन अल्फ़ा, वह नगण्य होता है। आप ये चीज़ याद रखिए, अल्फ़ा इसका नगण्य होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, जिसकी वजह से इसका स्टैंडर्ड रेसिस्टर में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। नाइक्रोम में कौन कौन से मेटल्स या कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है, या नाइक्रोम में निकल कितना परसेंट है? तो 60% होता है। क्रोमियम 12% होता है। मैग्नीन 2%। ये सब आपको रिमेंबर कर लेना है, राइट। अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ, कंडक्टर का थोड़ा सा नॉलेज दिया। चालक क्या होता है? बताओ, चालक क्या होता है? मैं आपको बताया चालक क्या होता है। जिसकी वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता कम होता है। आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता जो होता है बहुत कम होता है। तो जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होता है वह हो जाता है आपका कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हो जाता है भाई? जान दो। इसका कितना होता है रेसिस्टिविटी? याद हुआ, 1.51 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इसके बाद कॉपर का श्रेणी आता है। कॉपर का वायर लेने जाओ ना मार्केट में, जब कॉपर का वायर लेने जाओगे ना मार्केट में, तो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि इसका जो होता है 1.56 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेसिस्टिविटी इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं है ना। एल्युमिनियम अगर देखें तो एल्युमिनियम का हो जाता है 2.45 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो एल्युमिनियम जो होगा ना, वह कॉपर के कंपैरिजन में कम कॉस्टली होगा एल्युमिनियम का वायर, लेकिन कॉपर का वायर कॉस्टली होगा बिकॉज इसका रेसिस्टिविटी कम होती है। अब रेसिस्टिविटी कम होने से रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। आप समझ गए ना। चलो, एक चीज़ होती है इंसुलेटर।
तो बोलेगा कि विद्युत रोधी क्या है, इंसुलेटर क्या है, विद्युत रोधी। तो कहना वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल रबड़ हो गया, क्या हो गया, रबड़ का रेसिस्टिविटी देखे ना, इतना है ओम मीटर, बहुत बड़ा वैल्यू है। डायमंड की अगर बात करूँ, डायमंड तो 5 × 10⁻12 ओम मीटर। अगर मैं ग्लास की बात करूँ, ग्लास का 2 × 10⁻11 ओम मीटर। तो ये सब बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये इंसुलेटर थी, और ऊपर में मैंने क्या बताया, कंडक्टर। अब सो इस चीज़ को आपको एक फेयर बनाना है बेटा, नोट तो तैयार करना ही पड़ेगा, और आई प्रॉमिस यू कि मैं आप लोगों को फिजिक्स क्लियर कर दूंगा, राइट। चलो आप बिल्कुल अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ओल्ड होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। अब एक बात होती है सेमीकंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक वर्ड आता है सेमीकंडक्टर, जिसको आप अर्धचालक कहते हैं। तो बोलना है वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता जो होगा कंडक्टर से ज़्यादा होगा, बट इंसुलेटर से जो होगा, अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, जिस कंडक्टर लिख दिया, और मैं आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये इंसुलेटर हो गया। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टिविटी जो होगा, प्रतिरोधकता कंडक्टर से ज़्यादा होना चाहिए और इंसुलेटर से कम होगा। ये एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम्पल पूछे ना सेमीकंडक्टर का, तो फेमस एग्जाम्पल, एकदम फेमस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फेमस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन एकदम फेमस है, आप याद रखोगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है दो ऐसे एग्जाम्पल है जो बिल्कुल फेमस है सेमीकंडक्टर का। और एक चीज़ आप याद रखोगे, सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा 0.4 × 10⁻4 ओम मीटर से 4 × 10⁻4 ओम मीटर, यही रेंज है, इसी के बीच में हो। कैसे आप जानते हो ना कि साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 होता है, मतलब इसी के बीच में साइन का वैल्यू मिलेगा। उसी प्रकार से इसका ये रेंज होता है, आप याद रखोगे, इसके बीच में ही रेसिस्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर का। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को नोट में याद कर लेना, एग्जाम्पल याद हुआ सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, राइट। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ऊपर फैन जो है ना स्टार्ट है, सो ये जो बेस है ना अपन ऊपर नीचे हो रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता रहा हूँ। जब आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो चालक होता है, चालक का जो प्रतिरोधकता होगा वो बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। बट ये जो टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर को बढ़ा देने से क्या होता है कि सेमीकंडक्टर, ये जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोधकता है वह घट जाता है। यही आपको याद रखना, घट जाता है सेमीकंडक्टर का, ये आप याद रखोगे। यही आपको नोट पॉइंट से जो आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की। पीछे जितना भी बात पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है रिमेंबर जरूर कर लेंगे, राइट। देखो अब जो है मैं फ़ैन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड, ध्यान देना, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर, मतलब प्रतिरोधकों को, जानते हो ना, दिस इज सिंबल ऑफ रेसिस्टर। ये किसका सिंबल होता है, रेसिस्टर का, मतलब प्रतिरोधक का।
और कोई भी प्रतिरोधक हो उसका एक अपना प्रतिरोध होता है या नहीं होता है? तो प्रतिरोध होता है, तो इसका भी कोई ना कोई प्रतिरोध मान लेते हैं R है। तो ऐसे कई रेसिस्टर आपके पास होंगे, उस रेसिस्टर को आप कितने टाइप से कॉम्बाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो दो टाइप से आपको पता होगा, एक श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो, एक समांतर क्रम में जोड़ते हो। तो उन पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को लेते हैं, ध्यान देना, सीरीज ग्रुपिंग पे हम लोग बात करेंगे। तो सीरीज ग्रुपिंग पे देखो, ध्यान से समझना, एक आपका ये पहला रेसिस्टर है और एक आपका ये दूसरा रेसिस्टर है और ये आपका तीसरा रेसिस्टर है। तो ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 मान लिया, इस रेसिस्टर का R2 रेसिस्टेंस है, इसका R3, राइट। ये हो गया आपका रेसिस्टर का प्रथम छोर, ये लास्ट वाला हो गया, ये प्रथम हो गया, लास्ट वाला हो गया। तो लास्ट वाला को प्रथम से जोड़ देंगे, लास्ट वाला को प्रथम से ऐसे जोड़ते हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर कहीं पे आपको मिले कॉम्बिनेशन, तो हम इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। अगर आप चाहें तो इसको आप सेल या बैटरी से आप इस प्रकार से ऐसे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर मान लेते कि जो आप बैटरी जोड़ेंगे कोई ना कोई विभवांतर का होगा बैटरी, मान लेते कि V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है, राइट, V वोल्ट का बैटरी है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकलना शुरू करेगा। अब ये जो I होगा ना, इस सब ये जो रेसिस्टर हो, ए हो, सबसे ये करंट फॉलो करेगा, सबसे करंट फॉलो करेगा I को चेंज आप नहीं कर सकते, सबसे I ही फॉलो करेगा, इससे भी I फॉलो करेगा, I चेंज नहीं होगा। तो पूछता भी है कि जब आप रेसिस्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो कौन ऐसी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रह जाती है? तो कौन है? करंट। याद रखना, करंट है। लेकिन यार याद रखना, ये जो विभवांतर यहाँ पर देखो, बैटरी कितना वोल्ट का था? 20 वोल्ट का। मान लेते कि 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट जा करके बढ़ जाएगा। ये जो कॉर्नर है इसका, दोनों कॉर्नर के बीच कुछ विभवांतर मिलेगा। मान लेते कि इसके बीच का विभवांतर V1 है, इसके बीच का विभवांतर V2 है, इसके बीच का विभवांतर V3 है। मतलब 100 वोल्ट है ना, तो मान लेते कि इसको मिला 10 वोल्ट, आधे 50 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 25, इसको 25 मिला। तो ऐसे मिल सकता है, विभवांतर बढ़ जाएगा, डिफरेंस पोटेंशियल जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो याद रखना, पूछता भी है कि जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज हो जाती है? तो आप याद रखना, डिफरेंस पोटेंशियल, आई मीन विभवांतर चेंज हो जाती है। अब होता यूँ है कि मैं उसको हम जो है डेराइव नहीं करने वाले हैं, डेराइव बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम लेट से कोर्स आपको दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखो क्या होगा। अब हम लोग इस तीनों को हम हटाएंगे, तीनों रेसिस्टर को। आज तीनों रेसिस्टर को मैं हटा करके यहाँ पे एक अकेला रेसिस्टर ला दिया, बिल्कुल ये है 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में ही लाया है, ए और बी के बीच में ही, और वहीं बैटरी रहेगा, 20 वोल्ट का ही बैटरी रहेगा। करंट तो आई से आ रही थी, तो अब आई इसी को मिलेगा। और ये जो रेसिस्टर है, इसका जो रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध, इन तीनों के प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। तो इसके प्रतिरोध को हम RS मान लेते हैं। मतलब तीनों मिलकर के जितना आवेश के प्रवाह में बाधा डालेगा उतना अकेले डालेगा, क्योंकि आप रेसिस्टेंस का मतलब वही होता है, बाधा डालना, तो अकेले डाल देगा। इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंस रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, ये RS को बोलेंगे बेटा। अब यहाँ इसका कितना भी वोल्ट का बैटरी था या नहीं था? तो अभी तो विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो है इसी को मिलेगा ना, जो है इसी को मिलेगा। तो आपसे RS का मान पूछेगा कि RS बताइए, RS का मान बताइए। तो RS जो होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर तीन है तब ना, अगर और भी रहता तो RN डॉट डॉट कर दो RN, ऐसा हो सकेगा। ये आप याद रखना, RS का फार्मूला। मैं डेराइव नहीं किया, अगर आपको डेराइव में दिलचस्पी है ना, तो 10th क्लास में मैं डेराइव किया था, ठीक ना। अगर वैसा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेराइव आपको हम कर देंगे, राइट। और उसके बाद ये क्लास 12th का क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देता है। इसके डेरिवेशंस की जहाँ तक बात रहा तो ये 10th का सवाल हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ पैरेलल ग्रुपिंग, ध्यान देना, पैरेलल ग्रुपिंग
तो पैरेलल ग्रुपिंग जो है वो अब मैं आपको बताऊंगा। पैरेलल ग्रुपिंग, तो पैरेलल ग्रुपिंग में कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल ग्रुपिंग, ये हो गया आपका पहला रेसिस्टर, ये हो गया आपका दूसरा रेसिस्टर, ये हो गया आपका तीसरा रेसिस्टर। रेसिस्टर है तो अपना रेसिस्टेंस होगा, इसका R2, इसका R3। ये तीनों का जो प्रथम छोर होगा एक बिंदु पर होगा, ऐसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार से आप ऐसे ऐड कर दो, यहाँ पे हमें गलती से हो गया, इस प्रकार से आप ऐसे ऐड कर दो। इसको आप बैटरी या सेल से ऐड कर दो। अगर यह बैटरी जो है V वोल्ट का होगा, ध्यान देना, अगर यह बैटरी कितना का होगा, V वोल्ट का, तो अब्रिज जो होगा ना, इस बार जो होगा ना, इस बार तीनों का जो रेसिस्टर है उसके लिए विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तब होता है जब पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तीनों जो रेसिस्टर है A और B के बीच में ही है, सो नहीं। अब अगर सोच रहे होंगे कि ये भी वैसा ही है, तो यहाँ वैसा नहीं था, यहाँ पर आप देखेंगे तो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, I यहाँ से तो जाएगी, लेकिन पॉइंट यहाँ पर से I जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर मान लेते हैं I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, जब पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हाँ इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट जो आपका डिफरेंस पोटेंशियल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये तीनों को हटा देते हैं। तीनों को हटाने के बाद A और B के बीच में ही एक अलग सा रेसिस्टर लाते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रेसिस्टर। इक्विवेलेंस रेसिस्टर, इक्विवेलेंस, बार बार मैं लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंस रेसिस्टर बोलते हैं। समतुल्य प्रतिरोधक, समतुल्य प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा उसको आरपी मानते हैं। आरपी क्यों, क्योंकि पैरेलल पर काम कर रहा है बेटा। अबरी करंट जो I मिल यहाँ से जो मिल रही थी, डायरेक्ट करंट I जो है, वो अबरी I का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सबका सब इसको मिलेगा। भी विभवांतर तो है इसका बैटरी का। अब यही आरपी आपसे पूछता है, तो आरपी आप कैसे निकालते हो, आप जानते हो इसका बारे में। आरपी बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और भी होता तो प्लस करके और भी जोड़ दो, ये होता है। लेकिन याद रखना, दो के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। दो के ऊपर बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दो रेसिस्टर है, दो रेसिस्टर या दो प्रतिरोध है, R1 R2, उसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उसके समतुल्य प्रतिरोध निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो दो की बात करेगा और प्रतिरोध उसका दे देगा R1 R2। तो हम लोग क्या करते हैं, आरपी निकालते हैं, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करोगे कैसे, R1 R2 को आप एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1। आपसे आरपी पूछ रहा है ना, इसलिए आरपी बराबर हो जाएगा, ऊपर कर दोगे ना R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिलेगा, ऑप्शन में पक्का मिलेगा। तो इतना तक हम लोग कर लिए। अब जो हमारा जो होगा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा टॉपिक आपके सामने आने वाले है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशंस को, आई मीन फार्मूला को भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं संवहन वेग, संवहन वेग, इसको क्या कहेंगे, संवहन वेग या अपवहन वेग, अनुगमन वेग इसको कहते हैं। मेरा हालात थोड़ा सा दयनीय हो रही है, सो हम फैन को स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। चलिए हम लोग संवहन वेग को देखेंगे। संवहन वेग क्या होती है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ बात है। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये मेटल है, स्टोरी समझिएगा, ये मेटल है, तो आप जानते हो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के अंदर होते हैं, आपको पता है। लेकिन ये आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्रिएट कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होती है। तो जैसे एक्चुअली में मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो एटम होते हैं, तो एटम के, इसको न्यूक्लियस मान लो, इसको एटम के ऑर्बिट मान लो। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रोटेशन करते हैं। अगर इस न्यूक्लियस के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर, अच्छा बताओ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस पर धन आवेश होती है, इस पर ऋण आवेश होती है, और दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगता है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर वीक पड़ जाए, अगर ये कमज़ोर हो जाए, वीक पड़ जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट को छोड़ सकता है। और ऐसे बहुत सारे एटम है इसके अंदर, बहुत सारे एटम है, ऐसे बहुत सारे एटम है। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने ऑर्बिट को तो कहाँ जाएगा,
इस मेटल के सरफेस को तो पार करके नहीं ना भाग जाएगा कहीं पे, नहीं। ये दो एटम के बीच में जो वैकेंसी है ना, ये रिक्त स्थान जो है ना, इसके बीच में यह रोटेशन करता है, घूमता है, गति करता है। तो याद रखना, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी दिखा सकता हूँ। अब बताओ, थोड़ा सा सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट को छोड़ेगा तो दो एटम के बीच में जो वैकेंसी है, रिक्त स्थान, उसके बीच में रोटेशन करेगा, घूमेगा, गति करेगा, मोशन होगा। तो ये आइटम जो है तो वो तो आयन बन जाएगा ना, ये एटम आयन बन जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम हो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। सोडियम को मैंने दिखाया। तो मेटल्स के अंदर ये मेटेलिक, ये मेटल है आपका, तो मेटल में होगा क्या, एटम भी एटम आयन भी होगा। इस प्रकार से एटम आयन को मैं दर्शा रहा हूँ, एटम आयन, परमाणु के आयन भी होंगे, एटम आयन भी होंगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, रैंडम मोशंस करता है। कौन सा मोशन करेगा, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब होता है अनियमित गति, अनियमित गति, वो भी बिल्कुल फास्ट, 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, इतना स्पीड से रैंडम मोशंस करता है, अनियमित गति, कोई निश्चित डायरेक्शन में इसका कोई गति नहीं होगा। जैसे आपको पता है बंद पात्र में जो गैस के अणु होते हैं वह कोई निश्चित डायरेक्शन में गति नहीं करते हैं, जिधर मन किया उधर गति किया, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप चाहें कि इस इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन में गति करा दें तो उसके लिए भी एक उपाय है। क्या करेंगे, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, आप चाहें तो ये जो कंडक्टर है इसके दोनों सिरों को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देंगे। जब आप इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ेंगे, ये इस क्वेश्चन पूछता है कि जब रैंडम मोशन करता है तो कितना वेग से करता है, ये आप याद रखना। जैसे उसको हम सेल, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को हम सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो देखो क्या हो जाती है, ध्यान देना, ध्यान देना क्या हो जाती है। जैसे अगर हम जोड़ दें ना, ध्यान से देखना, अगर हम जोड़ दें इसको तो देखो क्या होगा। ये तो आपका एटम आयन था, ये तो एटम आयन था, एटम आयन था, याद रखना, एटम आयन था, एटम आयन, एटम आयन था। इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन था, अगर इसको आप जोड़ देते हैं किससे, मैंने बैटरी से जोड़ दिया, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे ही नहीं बहेगी। तो जैसे ही आप जोड़ोगे ना, करंट पर बात करेंगे, जैसे आप इसको, आप अगर सेल या बैटरी से जोड़ते हो तो वो एक, इसके दोनों जो सिरे हैं इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, ये होगा विद्युत क्षेत्र का दिशा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, आप सेल या बैटरी से जब जोड़ोगे मेटल के दोनों सिरों को, तो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। और विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि उन सभी इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा था उन सभी पर फोर्स लगा देता है, और फोर्स लगा देने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है इस प्रकार से रोटेट करता है, इस प्रकार से गति करने लगता है, इस प्रकार से गति करने लगता है। ऐसे एक निश्चित डायरेक्शन में सब हो जाएगा, इस प्रकार से गति करने लगेगा। और देख सकते हैं इसके गति को, आप देखो इसके मोशंस को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गति करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गति करेगा एक छोटे से वेग से, छोटे से वेग। पहले कितना वेग था, 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, अब इसका वेग मात्र हो गया 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मैं बोलूं कि जैसे ही अगर आप कंडक्टर को या मेटल्स को आप सेल या बैटरी से जोड़ते हो तो उसके अंदर का जो फिर इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन वह रैंडम मोशन से एक निश्चित, रैंडम मोशन हट जाती है बेटा, रैंडम मोशन हट जाती है, क्योंकि रैंडम मोशन अब रहा कहाँ, अनियमित गति कहाँ रहा, रैंडम रहा नहीं रहा, अब ये नहीं रहा। अब यह छोटे से, पहले उसका रफ्तार ज़्यादा था, अब रफ्तार कम गया। तो याद रखना, संवहन वेग का पहले आप डिफिनेशन क्लियर करो, संवहन वेग का पहले आप डिफिनेशन क्लियर करो। संवहन वेग का डिफिनेशन क्या हो सकता है, संवहन वेग का डिफिनेशन क्या हो सकता है, मेटल्स के अंदर, मेटल के अंदर, ध्यान देना, मेटल के अंदर उपस्थित, मेटल के अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र आया तब ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के उपस्थिति में एक छोटे माध्यवेग से इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करता है। वह जिस वेग से गति करता है, वह संवहन वेग कहलाता है। मैं सही से डिफिनेशन नहीं दे पाया, मैं बोल दूंगा, वो बोला लिखना। संवहन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन आप इस प्रकार से लिखना कि मेटल्स के अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस माध्य वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस माध्य वेग से गति करता है, उस वेग को ही संवहन वेग कहते हैं। संवहन वेग का आप लॉजिक समझ रहे हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस वेग से मेटल्स के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उस वेग को ही संवहन वेग कहते हैं। अब आपको से पूछता यूँ है, संवहन वेग को ध्यान देना, संवहन वेग को हम लोग VD से सूचित करते हैं। इसे VD और ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर VD से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिनोट किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, VD से डिनोट किया जाता है, ये बात आप रिमेम्बर रखें। अब आपसे पूछेगा VD का एक्सप्रेशन क्या होगा, फार्मूला निकालिए VD का। तो आइए हम निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, तब तो इलेक्ट्रॉन आया रैंडम से, रैंडम मोशन में कर रहा था पहले, अब रैंडम मोशन हट गया, आखिर फोर्स लगाया ना, तो कितना लगाया। देखो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशंस कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगा फोर्स F बराबर लगा फोर्स F निकालता हूँ, F मैं निकालता हूँ, वेक्टर F लिख सकते हो। तो यार एक फार्मूला मैं आपको बताऊँ, तो फोर्स बराबर A में मत लगा देना, सबका अपना अपना जगह है। E बराबर F बटा आप Q जानते हो, यहाँ से F बराबर क्या हो जाता है, E इंटू Q हो जाता है आवेश। ये आपको रफ मैंने कर दिया, तो यहाँ से यही वाला फार्मूला लगाऊंगा, E इंटू Q की बात है, तो यहाँ पर Q का मान यहाँ पर E रखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसके आगे हम लोग शॉक से माइनस लगा देंगे, शॉक से क्या लगा देंगे, माइनस। शॉक से क्यों, ये माइनस ए बता रही है कि जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन पर, जो फोर्स लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है, ये माइनस ए बता रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बातों को कि नेगेटिव साइन यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए फोर्स विद्युत क्षेत्र के अपोजिट है। चाहे तो बेटा लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा, लिख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के दूसरा नियम से भी आप बल का वो फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं पता है, m इंटू एक्सेलरेशन। अब ये दोनों के F को हम बराबर अगर कर दें, दोनों के F को तो बराबर कर देते हैं, तो m a बराबर माइनस E इंटू E। अब हो जाता है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल देंगे तो माइनस में वेक्टर E है, E हो गया बेटा, E हो गया विद्युत क्षेत्र, E हो गया आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बटा, यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर आप E ले सकते हैं ऐसे, m का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का मास, आप ऐसे ले सकते हैं। तो E एक्सेलरेशन निकल गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा लगाए गए बल के प्रभाव से इस डायरेक्शन में जब गति कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक एक्सेलरेशन के साथ कर रहा है, उसके साथ एक्सेलरेशन भी है, वो एक्सेलरेशन के साथ गति कर रहा है। तो याद रखना, यहाँ तक आप लोग पहुँच जाएंगे। अब से ध्यान देंगे, होता यूँ है कि जब यह इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में, तो इसके मार्ग में एटम आयन मिल जाता है, एटम आयन। तो इस एटम आयन से इसको कॉलिजन करना पड़ता है, आई मीन टक्कर।
अगर लगातार दो टक्कर हो जाए, मान लीजिए एक टक्कर हुआ 10 बजे और एक टक्कर हुआ 10:02 पर, तो ये जो लगातार दो टक्करों के बीच का समय है 2 मिनट, इस 2 मिनट को क्या कहेंगे? इस 2 मिनट को क्या कहेंगे? इस 2 मिनट को कहेंगे शीतलन समय या सरांति काल भी इसको कहते हैं, शीतलन समय। ध्यान देना। मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमवर्ती टक्करों के बीच का माध्य जो समय है, माध्य समय, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमवर्ती मतलब लगातार टक्करों के बीच का जो माध्य समय है, समय को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, शिथिलन समय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना, शिथिलन समय, या चाहें तो आप इसको सरांति काल भी बोलते हैं, सरांति काल। इसको टाउ से सूचित करते हैं, इसे टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ से डिनोट किया जाता है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, टाउ से डिनोट किया जाता है। इसे क्या से सूचित करेंगे? टाउ से। अभी तक तो यहाँ तक आए हैं, लेकिन हम लोग को तो VD का एक्सप्रेशन चाहिए, तो अब VD मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या जानते हैं, एक मैं आपको रब कर देता हूँ। एक्सेलरेशन बराबर आप जानते हैं ना, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जानते हैं? एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा फार्मूला? वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम यहाँ कौन है? टाउ। टाइम को हम यहाँ पर टाउ मान रहे हैं। अब क्या होगा? एक्सेलरेशन के मान को पुट कर देंगे, तो माइनस में वेक्टर ई इंटू स्मॉल ई बटा एम ई हो जाएगा, आई इंटू में टाउ हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका VD का एक्सप्रेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे डिफिनेशंस पूछेगा, आप चाहें तो इस फिगर को भी दे सकते हैं, और एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया फोर्स का फार्मूला होता है E इंटू क्यू। तो क्यू का मान यहाँ पर E रखें, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से चलते हैं, तो F बराबर M में M होता है मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि बात तो इलेक्ट्रॉन की हो रही है ना, दोनों की इक्वल करके एक्सेलरेशन करें। बोलो क्लियर है आप? चलो बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धारा घनत्व एवं संवहन वेग। फिर से संवहन वेग का डिफिनेशन मैंने बता दिया है, तो अब यह क्या करेंगे सर, ये दोनों में रिलेशन बताएंगे। पहले तो धारा घनत्व को डिफाइन करने भी आता है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये दोनों में क्या संबंध है, इसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। अगर अच्छा लगा होगा तो बाबू आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।